गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रोसीजर्स क्या होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोसीजर्स क्रिएट करते हैं और कितने टाइप्स के प्रोसीजर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। विजुअल बेसिक में जब भी हम कोई कोड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो उन्हें हम एक ब्लॉक में लिखते हैं। इस ब्लॉक को ही प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है। हमारे किसी भी वीबी प्रोग्राम में, विजुअल बेसिक प्रोग्राम में, जब हम इन प्रोसीजर्स को क्रिएट करते हैं तो ये हमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन तैयार करने में मदद करते हैं। हम देखेंगे इस लेक्चर में कि किस तरीके से प्रोसीजर्स हमारी मदद करते हैं किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ब्लॉक ऑफ कोड को लिखने के लिए। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो हमें कोई ना कोई एक सेट ऑफ ब्लॉक या ब्लॉक क्रिएट करना होता है। क्यों? क्योंकि हम ये बताते हैं कि हम यहाँ पर अपने इंस्ट्रक्शंस को लाइन टू लाइन डिफाइन कर रहे हैं, जिसको कंपाइल करके, जिसको रीड आउट करके हमारा जो एप्लीकेशन है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाता है। तो आज हम इस लेक्चर में प्रोसीजर्स क्या होते हैं, विजुअल बेसिक्स में प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, प्रोसीजर कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको VB.NET को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम बार बार वहाँ पर, हम जब भी कोई प्रोग्राम VB.NET में बनाएंगे तो हम बार बार वहाँ पर क्लासेस, ऑब्जेक्ट, प्रोसीजर, मेथड्स, मॉड्यूल्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनके बारे में हमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में बताया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे प्रोसीजर्स क्या होते हैं, हमारे मेथड्स क्या होते हैं, जिनके थ्रू हम VB.NET का या VB एप्लीकेशन का कोई प्रोग्राम बना पाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हम अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक ब्लॉक में, एक पोर्शन में, एक सेट में जब उन्हें ग्रुप करते हैं तो उन्हें हम प्रोसीजर्स कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सी लैंग्वेज में भी पढ़ा है कि जब हम सेट ऑफ ब्लॉक या ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट करते हैं तो उन्हें फंक्शन कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास प्रोसीजर्स होता है जो कि डिफरेंट टाइप्स के से हमारे पास अवेलेबल्स होते हैं। ये भी हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं और जिन्हें एग्जीक्यूट करके हम कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। तो जब विजुअल बेसिक में हम इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, इन ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जब एक साथ रखते हैं तो उन ब्लॉक को हम कहते हैं प्रोसीजर्स। हमारे पास प्रोसीजर, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, हम प्रोसीजर्स का यूज़ करके ये बताते हैं कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, हम उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, हम क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं जिससे हमारा वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो और हमारे उस ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने से वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो जिसके लिए हमने वो ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट किया है। मान लीजिए मुझे a+b करना है, a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है, जिनके वैल्यू को आपस में प्लस करना है, तो हम इनके अकॉर्डिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करेंगे और उनके लिए कोई ना कोई ब्लॉक क्रिएट करेंगे। तो जब ये स्मॉल ब्लॉक, ये सेक्शन ऑफ अ ब्लॉक हमारे VB एप्लीकेशन में जब इन्हें देखा जाता है तो वहाँ पर इन्हें प्रोसीजर कहा जाता है। तो देखते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ कंटेंट्स यहाँ पर रखे हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होंगे प्रोसीजर्स को समझने के लिए।
Visual Basic offers different types of procedures to execute the small section of कोडिंग इन एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने कहा, हम प्रोसीजर का यूज़ करके एक सेट ऑफ ब्लॉक, एक सेट ऑफ कोड ब्लॉक, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ब्लॉक बनाते हैं जो हमारे टास्क को, उस पर्टिकुलर टास्क को उस एप्लीकेशन के थ्रू एग्जीक्यूट करवाने में मदद करती है। हम इस लेक्चर में बहुत सारे प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें कि विजुअल बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को क्रिएट करने में, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाने में हमारी मदद करते हैं। तो देखते हैं कि विजुअल बेसिक में हम किस तरीके से प्रोसीजर्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये मैं आप लोगों को इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि हम VB.NET पढ़ने वाले हैं और वहाँ पर हमें .NET फ्रेमवर्क से जुड़े हुए बहुत सारे प्री डिफाइंड क्लासेस और मॉड्यूल्स हमें पहले से मिलेंगी जिनका हमें यूज़ करना है। तो जब हम अपने .NET फ्रेमवर्क को विजुअल बेसिक के साथ पढ़ रहे हैं तो हमें विजुअल बेसिक के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं या जो मेजर मेथडोलॉजी हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी है वो होना ज़रूरी है। तो प्रोसीजर्स हैं, इवेंट्स हैं, मेथड्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, ये सब हमारे विजुअल बेसिक के पार्ट्स हैं। तो अगर हम इन्हें थोड़ा सा पहले से अगर हम इन्हें जान लेते हैं तो VB.NET में इन्हें यूज़ करना और इन्हें एग्जीक्यूट करवाना हमारे लिए ज़्यादा ईजियर होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि जब हम प्रोसीजर क्रिएट करते हैं तो वो एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिनका यूज़ हम पर्टिकुलर कोई टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसे क्रिएट करते हैं। Visual Basics programs can be broken into smaller logical components called procedure। जब हम अपने इन प्रोग्राम्स को स्मॉलर लॉजिकल कंपोनेंट्स में बदलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोसीजर। इसलिए उन्हें लॉजिकल कंपोनेंट्स कहा जाता है क्योंकि वो कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेशन या कोई ना कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए बनाए गए होते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि मान लीजिए मुझे अगर 2 वैल्यू को प्लस करना है तो मैं एक सेट ऑफ ब्लॉक क्रिएट करूंगी जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड कोई ना कोई ऑपरेशन या कोई ना कोई एक्सप्रेशन वहाँ पर लिखा गया होगा, इसलिए इन्हें लॉजिकल कंपोनेंट्स कहा जाता है। प्रोसीजर आर यूजफुल फॉर कंडेंसिंग रिपीटेड ऑपरेशन such as the frequently used calculation, text and control manipulation etc। तो जैसा कि हम लोगों ने सी लैंग्वेज में देखा है, अगर हम एक बार फंक्शन क्रिएट कर देते हैं तो हमें बार बार वो काम को, वो टास्क को करवाने के लिए बार बार हमें फंक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सिर्फ फंक्शन को कॉल करते हैं और वो टास्क हमारा कंप्लीट हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो उसी तरीके से प्रोसीजर्स भी जो हैं विजुअल बेसिक में हमें रिपीटेड ऑपरेशंस को बार बार करवाने के लिए हमारी मदद करते हैं। हमने एक बार प्रोसीजर क्रिएट कर दिया, इन प्रोसीजर्स को जब भी हम यूज़ करने एग्जीक्यूट करवाएंगे वो ऑपरेशन, वो टास्क हमारे उस सेक्शन ऑफ कोड में, उस सेक्शन ऑफ प्रोग्राम में रिपीटेड मतलब अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमें बार बार उस काम को करवाने के लिए बार बार हमको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है हमारे प्रोसीजर का कि जब हम प्रोसीजर्स क्रिएट करते हैं तो सारे प्रोसीजर जो हैं वो रिपीटेड वर्क करवाने के लिए मोस्ट यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। और वो काम हो सकते हैं कोई भी कैलकुलेशन अगर करवाना है, कोई भी टेक्स्ट रिलेटेड ऑपरेशंस अगर हमें करवाना है, कोई भी कंट्रोल मैनिपुलेशन ऑपरेशंस हमें करवाना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम विजुअल बेसिक हमने पढ़ा भी है, हमने देखा भी है, जब हम विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ग्रुप ऑफ टेक्स्ट अवेलेबल्स होते हैं, हमारे पास टूल बॉक्सेस होती हैं जिसमें मेजर कंपोनेंट्स हमारे होते हैं जिनका यूज़ करके हम विजुअल बेसिक में अपने ग्राफिक इंटरफेस क्रिएट कर पाते हैं। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, कमांड बटन होते हैं, हमारे पास आपके पास कॉम्बो बॉक्स होता है, लिस्ट बॉक्स होता है।
तो अगर हम इन सब पर भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, इनके थ्रू भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, तो हम टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड कोई भी सेट ऑफ कोड यूजिंग द प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल मैनिपुलेशन ऑपरेशन अगर हम करवाना चाहते हैं तो हम उनसे रिलेटेड जो भी सेट ऑफ टास्क है या सेट ऑफ कोड है वो हम प्रोसीजर पर क्रिएट कर सकते हैं। और विजुअल बेसिक एप्लीकेशन जो है, जब हमें ये टूल बॉक्सेस को यूज़ करने के लिए हमें जो सेट ऑफ कोड या सेट ऑफ ब्लॉक क्रिएट करके देता है वो पहले से ही प्रोसीजर में डिफ़ाइन होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब हम कमांड बटन पर डबल क्लिक करते हैं, अपने टूल बॉक्स के कमांड बटन पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ब्लॉक क्रिएट होकर आता है जो कि सब रूटीन ब्लॉक होता है, जो कि एक प्रोसीजर होता है। जब हम कमांड बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कोडिंग सेक्शन में प्राइवेट सब command1 अंडरस्कोर क्लिक और एंड सब ये दो ब्लॉक क्रिएट हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये एक कंट्रोल मैनिपुलेशन प्रोसीजर है जिनके थ्रू हम कमांड बटन को इंस्ट्रक्ट करेंगे, वो सेट ऑफ कोड देंगे, वो टास्क देंगे जिसको हमें कमांड बटन से परफॉर्म करना है। हम लोगों ने देखा भी है, हम लोगों ने विजुअल बेसिक के प्रोग्राम भी बनाए हैं जहाँ पर हम लोगों ने ये देखा है कि किस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स और कमांड बटन, मतलब जितने भी हमारे वीबी एप्लीकेशन के जो टूल बॉक्सेस हैं उनके जो सेट ऑफ कोड हैं वो हमेशा प्रोसीजर के अंतर्गत ही लिखे जाते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर इसलिए ही यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये एक लॉजिकल कंपोनेंट्स हैं जो हमें छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे टास्क को डिफाइन करने में, हमारे टास्क के लिए सेट ऑफ कोड को बनाने में मदद करते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग प्रोसीजर इन द प्रोग्रामिंग आर, कौन कौन से बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। It is easier to debug a program with procedure which breaks a program into discrete logical limit। इनके कारण हमारे प्रोग्राम को डिबग करना बहुत आसान हो जाता है। डिबग का मतलब है यहाँ पर कि जब हमारे जो, मान लीजिए मेरे पास एक लार्जर प्रोग्राम है, अगर उस लार्जर प्रोग्राम को हमने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया है तो उसके लिए उसको रीड आउट कर पाना, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी, रिटर्न कॉम्प्लेक्सिटी या जो रीडिंग कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और डिबग करने से जब डिबगिंग होगी, जैसे कि हम सी लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम को जब कंपाइल करते थे तो हमें ये पता चलता था कि क्या एरर क्रिएट हुआ है, कहाँ पर कौन सी मिस्टेक हमसे हुई है। तो उस तरीके से यहाँ पर भी डिबग, जब हम वीबी एप्लीकेशन को, जब ग्राफिकल एप्लीकेशन पर डिबगिंग होती है जो कंपाइलेशन जैसा ही होता है, तो जब इसको डिबग किया जाता है तो एरर चेकिंग परफॉर्म होती है जिससे उस पर्टिकुलर सेक्शन को, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर में अगर कोई एरर क्रिएट हो रहा है तो डिबगिंग से हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर सेक्शन को वो फाइंड आउट करेगा, सर्च करेगा और जो भी एरर होगा उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि हम अपने प्रोग्राम्स को क्या करते, जैसे कि मैंने कहा कि हम अगर लार्ज नंबर ऑफ कोड हम लिख रहे हैं और अगर उसे छोटे छोटे सेक्शन में डिफाइन कर देते हैं या सेपरेट पार्ट में हम उन्हें सेपरेट ब्लॉक में या सेपरेट पार्ट में हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजियर होता है उन्हें समझने में। और प्रोसीजर यही काम करते हैं विच ब्रेक्स अ प्रोग्राम इनटू द डिस्क्रीट लॉजिकल लिमिट्स। वो उन्हें डिस्क्रीट लॉजिकल लिमिट्स में, जैसा कि मैंने कहा, जो भी उनकी लॉजिकल वैल्यूज़ है उनके साथ अलग अलग सेट ऑफ ब्लॉक हम प्रोसीजर के थ्रू क्रिएट कर पाते हैं। प्रोसीजर यूज्ड इन वन प्रोग्राम कैन एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द अदर प्रोग्राम विद द साइट मॉडिफिकेशन।
प्रोसीजर जो है एक प्रोग्राम में भी यूज़ किए जा सकते हैं, और अगर उनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्हें हम दूसरे प्रोग्राम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है हमारे प्रोसीजर्स को यूज़ करने का। मतलब हम अपने एक प्रोसीजर को अगर हमने एक प्रोग्राम में उन प्रोसीजर को हमने एक प्रोग्राम में डिफ़ाइन किया है और वो ही टास्क हम अपने दूसरे प्रोग्राम में अगेन करवाना चाहते हैं, तो हमें उस प्रोग्राम में उस कोड को, उस टास्क के लिए उस सेट ऑफ कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। हमने जो प्रीवियस प्रोग्राम में जिस प्रोसीजर के लिए को डिफ़ाइन किया है पर्टिकुलर उस टास्क के लिए, वही प्रोसीजर्स को हम अपने दूसरे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करवा लेंगे, कॉल करवा लेंगे, जिसके थ्रू हम रिपीटेड वर्क को बार बार उस रिपीटेड ऑपरेशन को बार बार लिखने से बच जाएंगे। तो ये सबसे बेनिफिट प्रोवाइड करता है, बेनिफिशियल है हमारे लिए प्रोसीजर को क्रिएट करना, क्योंकि प्रोसीजर पर्टिकुलर किसी टास्क को डिफ़ाइन करते हैं। उस टास्क के लिए उन सेट ऑफ कोड को डिफ़ाइन करने के लिए बनाए जाते हैं, क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं, जिनके थ्रू जब ज़रूरत पड़े हम उस टास्क के लिए उस ऑपरेशंस को, उस प्रोसीजर्स को बार बार एग्जीक्यूट करवा पाते हैं। अब प्रोसीजर कैन बी सब फंक्शन और द प्रॉपर्टी प्रोसीजर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब हम वीबी एप्लीकेशंस में प्रोसीजर का यूज़ करते हैं तो प्रोसीजर्स हमारे पास टाइप्स में अवेलेबल होते हैं। तो कोई भी प्रोसीजर या तो सब हो सकता है, यहाँ पर सब का मतलब है सब रूटीन। प्रोसीजर फंक्शन भी हो सकते हैं और प्रॉपर्टी प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं। ये हमारे प्रोसीजर्स के टाइप्स हैं। तो हम अपने प्रोसीजर्स के टाइप्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सब प्रोसीजर क्या होता है। सब प्रोसीजर, सब मतलब है यहाँ पे सब रूटीन। अब आप लोगों को याद होगा कि जब हम कमांड बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आता था, प्राइवेट सब कमांड _1 क्लिक ब्रैकेट एंड उसके बाद एंड सब। तो ये हमारा एक प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को डिफ़ाइन किया गया है कमांड बटन 1 के लिए, जो कि हमारे वीबी टूल बॉक्स का एक टूल है। और उस कमांड 1 के लिए जिस प्रोसीजर ब्लॉक को बनाया गया है वो किस टाइप का है, सब टाइप का है। और उसका जो एक्सेस मॉडिफिकेशन है, सब जितने भी प्रोसीजर हम यहाँ पढ़ेंगे, चाहे वो सब हो, फंक्शन हो या प्रॉपर्टी प्रोसीजर्स हो, सबका अपना अपना एक्सेस स्पेसिफायर होगा। एक्सेस स्पेसिफायर होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेस स्पेसिफायर से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो प्रोसीजर है उसका स्कोप क्या है, उसकी लाइफ क्या है। अगर वो प्राइवेट टाइप का है, इट मीन्स वो उसी प्रोग्राम में ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि वो उसी कोड ब्लॉक के लिए, उस फॉर्म के लिए या उस टास्क के लिए ही डिफ़ाइन किया गया है। लेकिन अगर हम इसे यहाँ पर पब्लिक कर देते हैं, या तो ये प्राइवेट होते हैं या तो फिर ये पब्लिक होते हैं, तो जब अगर ये पब्लिक होंगे इट मीन्स इन्हें उस प्रोग्राम के साथ साथ किसी और प्रोग्राम में भी यूज़ किया जा सकता है। तो जब भी हम प्रोसीजर्स को लिखते हैं तो इस तरीके से हमारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये हम लोगों ने यूज़ किया है। तो जब भी, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी हम अपने टूल्स बॉक्स में से किसी भी कंट्रोल टूल के लिए काम या टास्क डिफाइन करते हैं तो वो हमेशा सब प्रोसीजर में ही क्रिएट किए जाते हैं। सब रूटीन, इन्हें सब रूटीन कहा जाता है। सब रूटीन प्रोसीजर में ही क्रिएट किए जाते हैं। तो देखते हैं कि सब रूटीन ब्लॉक किस तरीके से हमें कोई भी कोड और ब्लॉक लिखने में मदद करते हैं। A subroutine procedure can be placed in standard
स्टैंडर्ड क्लास एंड फ्रॉम द मॉड्यूल। अब ये सब रूटीन प्रोसीजर जो है वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो स्टैंडर्ड यहाँ पर मॉड्यूल का मतलब है, मॉड्यूल जो कि एक सेक्शन ऑफ हमारे प्रोग्राम का एक सेक्शन होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सब प्रोसीजर्स को हम स्टैंडर्ड मॉड्यूल में भी यूज़ कर सकते हैं, क्लासेस में भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर्म मॉड्यूल में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये लाइन यहाँ पर ये बता रही है कि सब रूटीन्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। इन each time the procedure is called, the statement between sub and end sub are executed। जब भी इन्हें कॉल किया जाएगा तो इनके बीच इस बीच ब्लॉक में जो भी कोड ऑफ एग्जीक्यूशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। द सिंटैक्स ऑफ द सब प्रोसीजर्स इज फॉलोज। तो मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम सब रूटीन को डिफाइन करते हैं तो हमें किस तरीके से लिखना होता है। तो यहाँ पर सिंटैक्स है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को अभी कि पहला जो सबसे पहली लाइन होती है वो एक्सेस स्पेसिफायर की होती है, जिससे ये पता चलता है कि इस सब प्रोसीजर का, इस सब रूटीन का क्या स्कोप है, क्या लाइफ है, वो प्राइवेट टाइप का है, मतलब उसी पर्टिकुलर उसी प्रोग्राम के लिए बनाए गए हैं, उसी सेक्शन के लिए बनाए गए हैं, या वो पब्लिक टाइप के हैं, या फिर स्टैटिक हो सकते हैं। स्टैटिक का मतलब यहाँ पर फिक्स किया गया है। और सब हमारा कीवर्ड है। देन प्रोसीजर का नाम जिसके लिए आप बना रहे हैं। देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ये आर्ग्यूमेंट भी कंटेन करते हैं, हम इनके थ्रू आर्ग्यूमेंट भी पास करवा सकते हैं। देन वो रिटर्न स्टेटमेंट, वो एग्जीक्यूशन सेट ऑफ एग्जीक्यूशन ब्लॉक या सेट ऑफ कोड जिसे आप इन प्रोसीजर्स के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। और उसके बाद आपका एंड सब ब्लॉक जो कि ये बताएगा कि इस ब्लॉक का क्लोजिंग पार्ट कौन सा है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पार्ट है, ये इसका क्लोजिंग पार्ट है। तो ये हमारे सेट ऑफ ब्लॉक बन जाएंगे। आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नेम सेपरेटेड बाय द कॉमास। जैसा कि आप लोगों ने अगर सी लैंग्वेज पढ़ा है तो उसमें देखा होगा कि जब हम फंक्शन में भी फंक्शन को भी दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, बाय द आर्ग्यूमेंट और विदाउट द आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर भी प्रोसीजर्स को भी दो तरीके से कॉल किया जा सकता है, बाय द आर्ग्यूमेंट और विदाउट द आर्ग्यूमेंट। तो अगर आपको हमारे फंक्शन कॉल के प्रोसीजर कॉल के समय आर्ग्यूमेंट लिस्ट के साथ हम पास करवाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम प्रोसीजर को विद द आर्ग्यूमेंट लिस्ट और विदाउट द आर्ग्यूमेंट लिस्ट दोनों तरीके से हम उन्हें कॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सी में भी हम जब कोई फंक्शन यूज़ करते हैं तो उन्हें दो तरीके से कॉल करते हैं, बाय द कॉल और बाय द वैल्यू और बाय द रेफरेंस। तो यहाँ पर भी हम अपने प्रोसीजर्स को, जो कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, हमें वीबी एप्लीकेशन में सेट ऑफ ब्लॉक को क्रिएट करने में, सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड को क्रिएट करने में हमारी मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इनके साथ भी पैरेंथेसिस ब्लॉक है। इट मीन्स ये एक सेट ऑफ कोड को, हमारे सेट ऑफ ब्लॉक को क्रिएट करने में मदद कर रहे हैं। तो इनको भी हम कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू काम करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रोसीजर्स को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हमारे प्रोसीजर्स हमें किन किन टाइप्स में हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर हमें इनमें आर्ग्यूमेंट लिस्ट पास करनी है तो उन आर्ग्यूमेंट लिस्ट को हमें बाय द कॉमा क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। Each argument act like a variable in the procedures। और ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट हमारे इन आर्ग्यूमेंट लिस्ट को हम क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि इन्हीं आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ये आर्ग्यूमेंट जो हैं, आर्ग्यूमेंट का मतलब है यहाँ पर वेरिएबल से। तो इन वेरिएबल्स के थ्रू हम अपने स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं, जिस टास्क के लिए हम इन्हें क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई वेरिएबल की ज़रूरत हमें होगी। तो हम उन वेरिएबल्स
के थ्रू, उन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू उस स्टेटमेंट को लिख पाते हैं, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन करवाने के लिए हमें आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल की ज़रूरत होगी ही होगी, तो जिनके थ्रू हम अपना सेट ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट कर पाते हैं। There are two types of sub procedures, namely general procedure on the events procedures. अब जब हम सब प्रोसीजर्स को देखते हैं तो सब प्रोसीजर्स में भी हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है जनरल प्रोसीजर्स और दूसरा होता है इवेंट प्रोसीजर्स। इन्हें सब रूटीन भी कहा जाता है। अब सब रूटीन क्या होते हैं? सब रूटीन, इन्हें सब रूटीन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि अगर हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, हम जानते हैं कि अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता ही है। लेकिन यहाँ पर सब रूटीन में ये बात होती है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, ये सिर्फ वो सेट ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करते हैं और उन सेट ऑफ ब्लॉक को या उन कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके हमें वैल्यू देते हैं। लेकिन अगर हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते ही हैं। ये मेजर डिफरेंस होता है सब रूटीन्स प्रोसीजर्स में और फंक्शन में। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि हम अगर सब प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम सब रूटीन की बात कर रहे हैं जो कि कॉल तो किए जाते हैं लेकिन वैल्यू कभी भी रिटर्न नहीं करेंगे। कॉल करने के बाद वो अपना टास्क परफॉर्म करते हैं और हमें उस टास्क के अकॉर्डिंग जो हमने डिफाइन किया है हमें हमारा रिजल्ट देते हैं। इसे हम और अच्छे तरीके से समझेंगे जब हम अपने इन प्रोसीजर में फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम सब रूटीन भी बनाते हैं, प्रोसीजर के फॉर्म में हम सब रूटीन भी क्रिएट करते हैं और प्रोसीजर के फॉर्म में हम फंक्शन भी क्रिएट करते हैं। तो अभी हमें इतना जानना है कि जब हम सब रूटीन बना रहे हैं, मतलब हम एज अ प्रोसीजर सब रूटीन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से क्रिएट किए जाएंगे। और ये बात ध्यान में रखनी है कि सब रूटीन जो होते हैं, सब प्रोसीजर्स जो होते हैं, वो दो तरीके से होते हैं, एक जनरल प्रोसीजर और एक इवेंट प्रोसीजर। इन दोनों के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये भी ध्यान रखना है कि सब रूटीन प्रोसीजर्स जो होते हैं वो कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। तो अब सब रूटीन प्रोसीजर्स में से हम देखते हैं कि हमारे इवेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी वीबी जो है, वीबी एप्लीकेशन जो है, वो एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब किसी न किसी इवेंट पर परफॉर्म होगी। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमारे पास हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई इवेंट्स होते हैं। यहाँ पर इवेंट का मतलब है कि किस तरीके से हम अपने प्रोसीजर के लिए काम करेंगे, किस मेथड का हम यूज़ करेंगे। जैसे कि माउस, अगर हम माउस लेते हैं तो माउस में हमारे पास होते हैं, माउस के थ्रू हम किस तरीके से काम करवा पाते हैं, उनको क्लिक ऑपरेशन, उनके लिए क्लिक ऑपरेशन डिफाइन किया जाता है, लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक। तो माउस के दो इवेंट हुए जिनके थ्रू हम उन्हें ऑपरेट कर पाएंगे। इवेंट का मतलब है यहाँ पर किस तरीके से ऑपरेट करना है, जिनके थ्रू हम उन्हें ऑपरेट कर पाएंगे। तो जब माउस की राइट क्लिक परफॉर्म करेंगे तो राइट इवेंट जनरेट होता है, माउस का लेफ़्ट क्लिक परफॉर्म करेंगे तो लेफ़्ट इवेंट या राइट इवेंट जनरेट होगा। तो इसी तरीके से इन इवेंट्स को भी हैंडल करने के लिए एक प्रोसीजर्स क्रिएट किए गए हैं। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को ऊपर ये एग्जांपल बताया है, तो ये एग्जांपल जो है ये इवेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि माउस इवेंट पर काम करेंगे। माउस के कौन से इवेंट पर? माउस को जब हम क्लिक करेंगे, क्योंकि माउस जब हम अपना जो माउस यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ क्लिक ऑपरेशन को ही समझता है, या तो राइट क्लिक या तो लेफ़्ट क्लिक। तो जब भी माउस को क्लिक करेंगे, किस पर क्लिक करेंगे, ये क्लिक इवेंट किसके ऊपर अप्लाई किए जा रहे हैं? कमांड बटन के ऊपर।
तो जब भी हम कमांड बटन को माउस से क्लिक करेंगे तो ये प्रोसीजर्स में जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और उन इवेंट्स के लिए जो सब रूटीन बनाया गया है वो सब रूटीन इन प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट करवाने में हमारी मदद करेंगे। और ये सब रूटीन किसके लिए बनाया गया है? कमांड 1 के लिए। तो यहाँ पर इवेंट प्रोसीजर जो हैं वो पर्टिकुलर किस इवेंट पर के लिए डिफाइन किए जाते हैं उसके लिए हम उन्हें इवेंट प्रोसीजर कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम जब भी वीबी में से टूल बॉक्सेस में से कुछ काम करते हैं तो हम किसी न किसी इवेंट पर काम करते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वीबी एप्लीकेशन जो है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इवेंट ड्रिवन का मतलब इवेंट पर चलने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमारे पास माउस, अगर हम अपना कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम दो चीज़ों पर ही अपने इस कोड को लिखने के लिए हम दो इवेंट्स पर ही बेस्ड होंगे। या तो हम माउस के थ्रू कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या तो हम कीबोर्ड के थ्रू कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो या तो माउस इवेंट क्रिएट होगा या तो कीबोर्ड इवेंट क्रिएट होगा। तो कीबोर्ड में क्या इवेंट क्रिएट होगा? जब हम कीबोर्ड की की को प्रेस करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? प्रेस इवेंट होगा। कीबोर्ड की की पर जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा सेट ऑफ कोड क्या हो जाना चाहिए? एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। लेकिन किसके थ्रू एग्जीक्यूट होगा? ये हम वीबी के टूल बॉक्स में से डिसाइड करेंगे। अगर मैं वीबी के टूल बॉक्स में से कमांड बटन लेती हूँ और कमांड बटन को मैं प्रेस इवेंट के साथ ओपन करती हूँ, मतलब जब मैं कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करूँ तो कमांड बटन 1 पर कोई प्रेस करूँ कीबोर्ड से तो कमांड 1 का जो सब रूटीन ब्लॉक है, जो प्रोसीजर ब्लॉक है, वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है इवेंट प्रोसीजर वो प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो इवेंट कोई ऑपरेशन जो हमें ऑपरेट करने में मदद करेंगे, जिनके थ्रू हम अपने उस सेट ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। लेकिन इन इवेंट प्रोसीजर्स को हम अपने उन कंट्रोल टूल्स के साथ ही डिफाइन करते हैं जो हमारे वीबी में अवेलेबल होते हैं, जिसके बहुत सारे हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, कमांड बटन हैं, लिस्ट बॉक्सेस हैं, कॉम्बो बटन्स हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल्स होते हैं जिनसे काम करवाने के लिए, जिनसे इंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, जिनसे कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम इवेंट प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। An event procedure is a procedure block that contain the control's actual name। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में बताया, कमांड बटन के लिए ये एक कंट्रोल स्टेटमेंट कंटेन कर रहा है और कमांड बटन जो है वो हमारा कंट्रोल टूल बॉक्स है, कंट्रोल नेम है, जिनके थ्रू हम कोई सेट ऑफ एग्जीक्यूशन या सेट ऑफ टास्क परफॉर्म करेंगे। एन अंडर स्कोर जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, एंड द इवेंट नेम, और किस इवेंट पर हम उस टूल बॉक्स को टूल्स को एग्जीक्यूट करेंगे। द फॉलोइंग सिंटैक्स रिप्रेजेंट द इवेंट प्रोसीजर फॉर्म लोड इवेंट। अब देखिए यहाँ पर हमने एक सिंटैक्स लिखा है और वो सिंटैक्स जो है वो फॉर्म लोड इवेंट पर काम करता है। अब मैंने जैसे पहले ही बोला कि जो इवेंट प्रोसीजर हैं वो भी प्राइवेट या पब्लिक हो सकते हैं, तो अभी हम यहाँ पर प्राइवेट लेके चल रहे हैं, प्राइवेट सब। अब फॉर्म हमारा वो कंट्रोल टूल है और उसकी लोड इवेंट पर ये जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा और फिर वो एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पर एंड हो जाएगा, इनका एंडिंग ब्लॉक। तो यहाँ पर चाहे मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे पास वीबी एप्लीकेशन में नंबर्स ऑफ टूल्स अवेलेबल्स हैं, तो फॉर्म भी हमारी लोड होती है। मतलब फॉर्म जब लोड होगी, कहाँ लोड होगी? रनिंग मोड में जब एग्जीक्यूशन के लिए आएगी, तो जैसे ही वो लोड होगी हमारा जो सेट ऑफ एग्जीक्यूशन है वो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि वीबी एक इवेंट पर चलने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जैसे ही फॉर्म का लोड इवेंट होगा,
फॉर्म लोड होगी वैसे ही सेट ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा प्राइवेट सब कमांड, और हमेशा जब भी हम इवेंट देते हैं तो वो हमेशा बाय द अंडर स्कोर आते हैं, अंडर स्कोर के साथ उस कंट्रोल के साथ आते हैं। किस कंट्रोल के लिए हम उस इवेंट को जनरेट कर रहे हैं, ये ऐसा हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ प्राइवेट सब, फिर देन उसके बाद कमांड। तो कमांड बटन मेरा 1 है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम टूल बॉक्सेस में से कोई भी एक कमांड पिक करते हैं तो वो विद द ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि वो वहाँ पर एक सेट ऑफ कमांड्स रखे होते हैं। तो हमारे पास कमांड बटन का एक क्लास है, कमांड बटन की एक क्लास है, उस क्लास में से हम एक कमांड को पिक कर रहे हैं, तो इसीलिए वो कमांड 1 ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है। कमांड 1 का अब हम यहाँ पर इवेंट डिसाइड करेंगे कि इवेंट है, मान लीजिए हमारा प्रेस इवेंट, और प्रेस इवेंट जो है वो कहाँ से आता है, कीबोर्ड से। तो ये इस तरीके से हम जो है प्रेस इवेंट जो है कीबोर्ड के लिए बनाएंगे। तो ये हमें यहाँ पर आप लोगों को बताने के लिए मैं ये लिख रही हूँ, ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि जब भी हम इवेंट प्रोसीजर बनाते हैं तो वो हमेशा कि उस इवेंट को हम किसके साथ, किस कंट्रोल के साथ यूज़ कर रहे हैं वो डिफाइन करना ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर जो ये प्रेस इवेंट है, कीबोर्ड प्रेस इवेंट है, की प्रेस इवेंट है, उस प्रेस इवेंट को हम कमांड 1 के साथ ऑपरेट करने वाले हैं। और उसके साथ हम यहाँ पर हम उसके बाद हमारे पास जो भी सेट ऑफ ब्लॉक होगा, जो भी हमारा सेट ऑफ कोड होगा, सेट ऑफ कोड जो होगा वो इस इवेंट ब्लॉक के थ्रू क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट, इवेंट प्रोसीजर के थ्रू एग्जीक्यूट हो जाएगा। वैसे ही हम कमांड 1 बटन में प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, या फिर हम जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली यहाँ पर बताया कि जब हम कमांड 1 बटन पर माउस के थ्रू क्लिक करेंगे तो जो इसका स्टेटमेंट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी इस तरीके के प्रोसीजर्स को देखते हैं, चाहे वो फॉर्म लोड इवेंट पर हो या कमांड 1 इवेंट पर हो, वो हमेशा क्या कहलाते हैं, इवेंट प्रोसीजर। इवेंट प्रोसीजर जो हैं हमें ये बताते हैं, हमारे लिए ये डिफाइन करते हैं कि हम किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू या किस पर्टिकुलर कंट्रोल के थ्रू अपने उस सेट ऑफ टास्क को एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, एन इवेंट प्रोसीजर इज द प्रोसीजर ब्लॉक दैट कंटेन द कंट्रोल नेम एक्चुअली। तो हमेशा इवेंट प्रोसीजर्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल्स के लिए डिफाइन किए जाते हैं। इवेंट प्रोसीजर्स एक्वायर द डिक्लेरेशन एज प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ये प्राइवेट इस एक्सेस स्पेसिफायर के साथ ऑकर होते हैं। हम चाहे तो इन्हें पब्लिकली भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा प्राइवेट ही ऑकर होते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर है सब रूटीन प्रोसीजर जो है वो नेक्स्ट है हमारा जनरल प्रोसीजर। अब जनरल प्रोसीजर्स क्या होते हैं? अ जनरल प्रोसीजर इज डिक्लेयर्ड व्हेन सेवरल इवेंट प्रोसीजर परफॉर्म द सेम एक्शन। मान लीजिए हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जो हमारे इवेंट प्रोसीजर्स हैं वो सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तब हम जनरल प्रोसीजर्स को डिफाइन करते हैं। It is a good programming practice to write the common statement in a separate procedure। मतलब जो काम हम हर एक इवेंट के थ्रू अगर हम बार बार वही काम करवा रहे हैं, रिपीटेड टास्क बार बार परफॉर्म करवा रहे हैं, तो हम इवेंट प्रोसीजर ना बनाकर उन्हें एक
कॉमन स्टेटमेंट प्रोसीजर बना देंगे जिन्हें जनरल प्रोसीजर कहा जाता है, और बार बार उन्हें जिस इवेंट के साथ यूज़ करना है, जब भी यूज़ करना है, उन्हें हम यूज़ कर पाएंगे। इट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू राइट द कॉमन स्टेटमेंट इन अ सेपरेट प्रोसीजर, जिन्हें हम जनरल प्रोसीजर कह रहे हैं, एंड देन कॉल देम इन द इवेंट प्रोसीजर। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास 3-4 इवेंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए माउस इवेंट है, हमारे पास फॉर्म इवेंट है, फॉर्म लोड इवेंट है, माउस का क्लिक इवेंट है, फॉर्म का लोड इवेंट है, कीबोर्ड का प्रेस इवेंट है। अगर ये तीनों इवेंट एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो तीनों इवेंट में अलग अलग इवेंट प्रोसीजर बनाने की बजाय हम एक कॉमन प्रोसीजर क्रिएट कर देंगे जिसे हम जनरल प्रोसीजर कह रहे हैं, और इन जनरल प्रोसीजर्स को हम अपने हर एक इवेंट के साथ कॉल कर सकते हैं। मतलब जब माउस इवेंट के थ्रू परफॉर्म करना है तो वहाँ कॉल कर दीजिए, जबकि फॉर्म लोड इवेंट के से कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वहाँ कॉल कर दीजिए, जब कीबोर्ड प्रेस पर कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वहाँ पर कॉल कर दीजिए। जिससे क्या होगा, आप हर एक इवेंट के लिए बार बार वो टास्क, बार बार वो ऑपरेशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने एक जनरल इवेंट, एक कॉमन स्टेटमेंट इवेंट पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है और उसे सिर्फ आपको उस इवेंट प्रोसीजर के साथ कॉल करने की ज़रूरत होगी। इन ऑर्डर टू ऐड द जनरल प्रोसीजर, अब इन जनरल प्रोसीजर्स को हम किस तरीके से ऐड करते हैं। द कोड विंडो इज ओपन फॉर द मॉड्यूल टू विच द प्रोसीजर इज टू बी एडेड। हमारे पास कोड विंडो होता है, हम लोगों ने वीबी एप्लीकेशन देखा हुआ है, उसमें हमारे पास कोड विंडो होता है। उस कोड विंडो से हम इन जनरल प्रोसीजर्स को ऐड कर सकते हैं। तो जनरल प्रोसीजर क्या होते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसे किस तरीके से ऐड करते हैं ये हम बाय द प्रैक्टिकल बाद में देखेंगे। लेकिन इवेंट प्रोसीजर और जनरल प्रोसीजर में यही डिफरेंस है कि जनरल प्रोसीजर जो है वो कॉमन सेट ऑफ ब्लॉक को अगर हम बार बार यूज़ कर रहे हैं हर एक इवेंट में तो उनके लिए डिफाइन किए जाते हैं, और जो इवेंट प्रोसीजर होते हैं वो पर्टिकुलर उस ऑपरेशंस को उस इवेंट के साथ, इवेंट मतलब उस मेथड के साथ जिनके थ्रू हम ऑपरेट कर रहे हैं अपने उस प्रोग्राम को, चाहे वो माउस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो कीबोर्ड के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे किसी टूल बॉक्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो उन टूल्स, उन कंट्रोल्स के लिए जब हम उन सेट ऑफ टास्क को डिफाइन करते हैं, जिन टूल्स बॉक्स को हम यूज़ कर रहे हैं, जिन टूल्स को हम यूज़ कर रहे हैं, उन टूल बॉक्स में से अगर हम किसी एक टूल के लिए कोई सेट ऑफ ब्लॉक क्रिएट करते हैं तब हम इवेंट प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे प्रोसीजर जो हैं, इवेंट प्रोसीजर और जनरल प्रोसीजर काम करते हैं। तो जब हम कोई भी प्रोसीजर ऐड करते हैं तो वीबी में जब हम प्रोसीजर ऐड करते हैं तो इस तरीके से हमारा जो विंडो है वो ओपन होता है। जब हम कोड विंडो पर क्लिक करते हैं, ऐड प्रोसीजर, आपको किस टाइप का प्रोसीजर ऐड करना है, आप अपने प्रोसीजर का नाम क्या क्रिएट करने वाले हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन आपको टाइप सेलेक्ट करना है कि किस टाइप का आप प्रोसीजर बनाना चाहते हैं, सब रूटीन प्रोसीजर क्रिएट करना चाहते हैं कि कोई इवेंट प्रोसीजर क्रिएट करना चाहते हैं, कि कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं, कि प्रॉपर्टीज़। फिर स्कोप क्या होगा आपका, उसका पब्लिक रखना है कि प्राइवेट, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर। और देन ओके पे जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा वो प्रोसीजर ब्लॉक जो है वो हमारे कोड विंडो ब्लॉक में हमें दिखाई देगा। ये हम करना सीखेंगे जब हम VB.NET का प्रोग्राम करेंगे, तब मैं आप लोगों को वहाँ पर बताऊंगी कि किस तरीके से हम प्रोसीजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। हम उन्हें सब रूटीन ब्लॉक बनाना चाहते हैं, कि उन्हें इवेंट ब्लॉक बनाना चाहते हैं, कि प्रॉपर्टी और फंक्शन ब्लॉक बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम अपना प्रोसीजर जो है VB एप्लीकेशन में क्रिएट करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर्स में फंक्शन प्रोसीजर्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसीजर्स अवेलेबल्स हैं, जिसमें से हमने अभी देखा सब रूटीन प्रोसीजर्स। अब हम देखेंगे कि फंक्शन प्रोसीजर्स क्या होते हैं।
तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब हम सब रूटीन प्रोसीजर्स पर काम करते हैं तो वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वो भी एक सेट ऑफ ब्लॉक होते हैं, उन्हें भी हम कॉल करते हैं, लेकिन वो अपना टास्क परफॉर्म करने के बाद हमें सीधा रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पर फंक्शन प्रोसीजर जब हम क्रिएट करते हैं तो ये फंक्शन जो है वो कोई ना कोई वैल्यू हमें रिटर्न करेगा ही करेगा। फंक्शन वैल्यू रिटर्न करना मतलब जिसके लिए हम जनरेट किए हैं उसके लिए उस टाइप की वैल्यू हमें प्रोवाइड करना, हमें एग्जीक्यूट करके वापस करना। तो ये जो मेजर डिफरेंस होता है सब रूटीन और फंक्शन प्रोसीजर में। तो देखते हैं कि फंक्शन प्रोसीजर किस तरीके से काम करते हैं। फंक्शंस आर लाइक सब प्रोसीजर, जैसा कि मैंने कहा ये सब प्रोसीजर के जैसे होते हैं, एक्सेप्ट दे रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोसीजर। जब भी हम फंक्शन प्रोसीजर बनाएंगे तो वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे जहां हम उन्हें कॉल कर रहे हैं, जबकि प्रोसीजर्स के साथ ये नहीं होता है। प्रोसीजर्स एक जगह पर क्रिएट होते हैं, वहीं पर एग्जीक्यूट होते हैं और वैल्यू हमें वहीं पर दे देते हैं, लेकिन कॉलिंग जो फंक्शन है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो ये किस तरीके से वैल्यू रिटर्न करते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दे आर स्पेशली यूजफुल फॉर टेकिंग वन और मोर पीस ऑफ डाटा called argument and performing some task with them। तो जिस तरीके से हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम प्रोसीजर्स को भी कॉल करते हैं तो आर्ग्यूमेंट के साथ भी हम उन्हें कॉल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जब हम फंक्शन भी यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों ने सी लैंग्वेज में फंक्शंस को यूज़ किया होगा, तो सेम यहाँ पर ये फंक्शन प्रोसीजर भी सेम उसी तरीके से काम करते हैं। ये भी कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं और इन्हें भी विदाउट आर्ग्यूमेंट और विथ आर्ग्यूमेंट कॉल किया जा सकता है। Then the function returns a value that indicate the result of the task complete within the function। अगर फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू तो वो ये इंडिकेट करता है कि फंक्शन ने वो टास्क को परफॉर्म किया है। अब ये कैसे होता है वो देखते हैं। The following function procedure calculate the third side of the hypotenuse of the right triangle where a and b of the two other side it takes the two argument। मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल लिखा है फंक्शन का और मैंने आप लोगों को अभी दिखाया कि जैसे मान लीजिए हम अगर फंक्शन बना रहे हैं तो यहाँ पर अपने फंक्शन का नाम देंगे। ये सारे प्रोसीजर जो है वो यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर्स हैं। तो इन पे हमको टाइप डिफाइन करना होगा कि किस टाइप का हमें फंक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको फंक्शन का नाम डालना है, देन फंक्शन ऑप्शन को चूज़ करना है, देन उनका स्कोप चूज़ करना है और ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक फंक्शन ब्लॉक हमारा क्रिएट होगा। अब यहाँ पर हम अपने राइट ट्रायंगल के अपने यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है जो कि हमारे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट कर रहा है। तो फंक्शन का नाम जो आपको देना है वो है फंक्शन कीवर्ड आएगी, जैसे कि प्राइवेट सब होता है वैसे यहाँ पे प्राइवेट या पब्लिक, देन फंक्शन और फंक्शन के बाद आपका फंक्शन का नाम और वो आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो उस फंक्शन में यूज़ होंगे। और एस डबल ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है कि फंक्शन जब कोई वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा तो वो भी किसी न किसी टाइप में रिटर्न करेगा, तो वो टाइप होगा उसका डबल। और ये हमारा वो स्टेटमेंट है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिनके थ्रू हम इस वैल्यू को ट्रायंगल की इस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। और फिर हमारा फंक्शन का एंडिंग ब्लॉक जहाँ पर फंक्शन अपने कंट्रोल को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न कैसे करेगा, ये वैल्यू जैसे कि जब हम देखते हैं कि जब हम सब रूटीन को कॉल करते हैं या सब रूटीन को, चाहे वो सब रूटीन प्रोसीजर हो, चाहे वो इवेंट प्रोसीजर हो, चाहे वो जनरल प्रोसीजर हो, जब इन्हें हम कॉल करते हैं तो ये सारे सब रूटीन ब्लॉक्स जो हैं वो एक मेमोरी स्टैक मेंटेन करते हैं और उन मेमोरी स्टैक में
अपने एग्जीक्यूशन सेट ऑफ एग्जीक्यूशन या सेट ऑफ ब्लॉक को मेंटेन करते हैं, वहीं पर एग्जीक्यूट करते हैं और हमें वैल्यू दे देते हैं। लेकिन जब हम फंक्शन का यूज़ करते हैं तो फंक्शन जो है इन वेरिएबल्स को, जो भी आर्ग्यूमेंट लिस्ट हम पास कर रहे हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट हम उनमें जो भी डेटा हम पास कर रहे हैं, जब भी हम उन्हें कॉल कर रहे हैं, तो जिस भी ब्लॉक में हम इन्हें कॉल करेंगे, एक्सेस करेंगे, या जिस भी सेक्शन ऑफ प्रोग्राम में हम इन्हें एक्सेस करेंगे, तो ये अपने ब्लॉक में आते हैं वापस, वहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं और जहाँ से इन्हें कॉल किया जाता है वहाँ वापस आकर अपनी वैल्यू हमें रिटर्न करते हैं। जैसे कि मैंने ये ब्लॉक क्रिएट किया है, अब ये फंक्शन हमने अभी क्रिएट कर लिया है। मान लीजिए मैं इसे कॉल कर रही हूँ, फंक्शन को मैं कॉल कर रही हूँ। इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में, नेक्स्ट लाइन में हम अगर अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हम यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कॉलिंग फंक्शन। मान लीजिए मैं अपने फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, मेरा फंक्शन है तो मैं अपने इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ विद द आर्ग्यूमेंट a, b। मैं यहाँ पे स्मॉल में ही लिख रही हूँ, वो कैप्स में है। तो जैसे ही हम अपने फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, तो ये फंक्शन कॉल होने के बाद, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये फंक्शन कॉल होने के बाद जहाँ पर इन्हें डिफाइन किया गया है वहाँ जाएगा। वहाँ जाने के बाद इन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ से वापस रिटर्न होकर आएगा जहाँ पर उसे कॉल किया गया था। तो ये होता है कि फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, जबकि सब रूटीन ब्लॉक में ये नहीं होगा। सब रूटीन ब्लॉक क्या होंगे, जो भी सब रूटीन ब्लॉक हमने बनाए हैं ये यहीं पर कॉल किए जाएंगे और यहीं पर ही इसी सेम सेक्शन में ही ये क्या करेंगे, हमको वैल्यू एग्जीक्यूट करके दे देंगे। तो ये वापस किसी सेक्शन में जाकर वहाँ पर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके वापस नहीं आते, ये यहीं पर कॉल हो रहे हैं और यहीं पर अपना जो है रिज़ल्ट हमें शो करते हैं। लेकिन जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन के साथ हमारे पास ये एक मेजर डिफरेंस आता है कि जब भी हम फंक्शन को यूज़ करते हैं तो फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। जहाँ पर भी उन्हें कॉल किया जा रहा है वो वहाँ पर वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक प्रोग्राम में एक फंक्शन क्रिएट किया है, अब उसे हम दूसरे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने वाले हैं, कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही हम उसे दूसरे प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं तो वो अपने पहले प्रोग्राम के उस ब्लॉक में जाएगा, वहाँ से उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और उस वैल्यू के साथ वापस उस जगह पे आएगा जहाँ पर उसे कॉल किया गया है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रही हूँ, तो कॉलिंग के बाद ये फंक्शन जो है अपने इस सेट ऑफ ब्लॉक में आएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और जो भी वैल्यू हमको मिल रही है उस वैल्यू के साथ रिटर्न उस ब्लॉक में आएगा जहाँ पर उसे कॉल किया गया था। तो ये इसलिए कहा जाता है कि फंक्शन जो है वो हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब फंक्शन को भी किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो सेम जैसे मैंने कहा कि कोड विंडो के थ्रू हम फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। कोड विंडो में हम फंक्शन को ऐड करने के लिए अपने वीबी एप्लीकेशन में जो हम जब भी कोई यूज़र प्रोसीजर या फंक्शन ऐड करते हैं तो हमें ऐड प्रोसीजर डायलॉग बॉक्स का यूज़ करना पड़ता है और वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है। ये है हमारा वो ऐड प्रोसीजर डायलॉग बॉक्स। अब हम लास्ट हमारा जो प्रोसीजर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और लास्ट प्रोसीजर है हमारा प्रोसीजर प्रॉपर्टी प्रोसीजर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो प्रोसीजर्स हैं वो अलग अलग टाइप से अवेलेबल हैं। हमने उसमें अभी सब रूटीन देखा, फंक्शन देखा। अब हम प्रॉपर्टी प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। A property procedure is used to create and manipulate custom properties। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पर्टिकुलर किसी प्रॉपर्टी के लिए जब हम सेट ऑफ ब्लॉक क्रिएट करेंगे ताकि वो प्रॉपर्टीज़ उन सेट ऑफ ब्लॉक को जब जब एग्जीक्यूट करे तो वो प्रॉपर्टीज़ उन पर उस प्रोग्राम में या उस सेक्शन में अप्लाई हो जाए, तो उन्हें हम प्रॉपर्टी प्रोसीजर कहते हैं।
तो अ प्रॉपर्टी प्रोसीजर इज़ यूज टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट कस्टम प्रॉपर्टी। कस्टम प्रॉपर्टी मतलब यूज़र जो बना रहा है। मान लीजिए मैंने एक प्रोसीजर क्रिएट किया है और उस प्रोसीजर में मैंने लिखा है कि टेक्स्ट बोल्ड हो जाना चाहिए, टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो जाना चाहिए, टेक्स्ट की जो साइज़ है वो 10 पिक्सल या 20 पिक्सल हो जानी चाहिए। तो ये मेरी टेक्स्ट प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रोसीजर कहलाएगी। मैंने एक प्रोसीजर क्रिएट किया है, एक सेट ऑफ ब्लॉक क्रिएट किया है और उसको मैंने प्रॉपर्टी प्रोसीजर बनाया है और वो प्रॉपर्टी हमारे पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट के लिए डिफाइन की है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मेरे को अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है या टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो यूज़र चाहे तो इस तरीके के भी प्रोसीजर्स क्रिएट कर सकता है जो पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट के लिए या जिस पर भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी सेट ऑफ कोड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टीज़ किसी पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम प्रॉपर्टी प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट रीड ओनली प्रॉपर्टी फॉर किसके लिए बनाए जा सकते हैं, फॉर फॉर्म, स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स एंड क्लास मॉड्यूल्स। विजुअल बेसिक प्रोवाइड three kinds of property procedure: property led procedure that sets the value of the property get procedure that return the value of the property, और property set procedure that set the reference to an object। तो जब हम विजुअल बेसिक प्रॉपर्टी प्रोसीजर का यूज़ करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन तीनों पर अप्लाई होती हैं। मैंने आप लोग को ये एग्जांपल बताया था कि हम एग्जांपल समझाने के लिए बताया था। बेसिकली जब हम प्रॉपर्टी प्रोसीजर क्रिएट करते हैं तो वो फॉर्म मॉड्यूल्स के लिए, स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स के लिए और क्लास मॉड्यूल्स के लिए क्रिएट करते हैं। और 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लेड प्रोसीजर जो किसके लिए मदद किए जाते हैं, सेट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को सेट करने के लिए। प्रॉपर्टी गेट प्रोसीजर दैट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टी जो है क्या वैल्यू रिटर्न कर रही है, उससे क्या प्रॉपर्टीज़ किस पर अप्लाई की जा रही है। The property set procedure that set the reference to an object। तो इस तरीके से हम प्रोसीजर्स का यूज़ करके बेसिकली हमको ये समझना है कि हम जब भी कोई VB एप्लीकेशन पर प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास प्रोसीजर्स जो हैं हमें अपने उस लार्जर प्रोग्राम को सेट ऑफ ब्लॉक में, सेट ऑफ प्रोग्राम्स में क्रिएट करने में, स्मॉल सेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स में अपने कोड को लिखने में, उस एप्लीकेशन में लिखने में मदद करते हैं, जिससे हम अपने और डिफरेंट टास्कों को भी हम इन सेट ऑफ ब्लॉक्स में, सेट ऑफ कोड में डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारे लिए मोर ईजियर होता है लार्जर सेट ऑफ प्रोग्राम लिखने से। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से काम होती हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट VB.NET को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन VB.NET भी VB एप्लीकेशन और .NET फ्रेमवर्क आई का इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है, तो हमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको .NET फ्रेमवर्क के बारे में बताया था। अब मैं आप लोगों को हमारे VB एप्लीकेशन में जो यूज़ होने वाले मेजर कंपोनेंट्स हैं, मेजर मेथडोलॉजी हैं, जैसे कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट, मॉड्यूल्स, प्रोसीजर्स, मेथड्स, इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ताकि हम जब VB.NET एप्लीकेशंस को यूज़ करें तो ये हमारे लिए अननोन ना रहे, हमारे लिए जाने पहचाने रहें। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को मेथड्स और मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगी और हमारा जो VB का बेसिक इंट्रोडक्शन है, VB के बेसिक मेथडोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।